गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब आप लोग? खैरियत से ही होंगे। मैं पी आर जाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर है हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। कल के प्रकरण में हमने मुगल मराठा संबंध भाग प्रथम के बारे में जाना, जिसमें 1615 ईस्वी से लेके 1666 ईस्वी तक का इतिहास हमने देखा, जिसमें शाहजी भोसले के मुगलों के साथ संबंध, जिसमें औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि के साथ संबंध, शिवाजी महाराज के शासनकाल के प्रारंभिक भाग, जिसमें जय सिंह के साथ 1665 में पुरंदर का युद्ध और संधि, शिवाजी महाराज का आगरा आना, आगरा से वापस भेष बदलकर अपने पुत्र संभाजी के साथ वापस भाग निकलना इत्यादि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तृतीय चरण 1667 ईस्वी से 1680 ईस्वी एवं चतुर्थ चरण 1680 से 1707 ईस्वी का अध्ययन करेंगे। अब हम तृतीय चरण देखते हैं। 1667 ईस्वी से 1680 ईस्वी के मध्य मुगल मराठा संबंधों के अंतर्गत कौन कौन से घटनाक्रम हुए। आगरा से भागने के पश्चात शिवाजी महाराज तुरंत मुगलों से मुठभेड़ करने के पक्ष में नहीं थे। इसके विपरीत उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध अप्रैल और नवंबर 1667 ईस्वी रखना चाहते थे। युवराज मुअज्जम ने खुशी खुशी शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 जात का मनसब और बरार की जागीर दे दी। 1668 ईस्वी में हुआ ये संधि युवराज मुअज्जम और शिवाजी महाराज के मध्य। औरंगजेब शिवाजी के साथ अपने बेटे की दोस्ती को इससे सतर्क हो गया। उसे इसमें विद्रोह की गंध आने लगी। औरंगजेब ने औरंगाबाद स्थित मराठा प्रतिनिधियों प्रताप राव और नीरोजी पंत को बंदी बनाने का आदेश दिया। इसी समय मुगलों ने शिवाजी को आगरा यात्रा के लिए दिए गए 2 लाख रुपये वसूलने के लिए बरार स्थित शिवाजी की जागीर पर हमला बोल दिया, क्योंकि मुगलों ने शिवाजी महाराज को आगरा यात्रा के लिए 2 लाख रुपये अग्रिम दिए थे। इन घटनाओं से शिवाजी सतर्क हो गए और अपने प्रतिनिधियों नीराजी पंत एवं प्रताप राव को औरंगाबाद छोड़ देने का हुक्म दिया। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के तहत मुगलों को दिए गए कई किलों पर आक्रमण कर दिया था। हमने कल पढ़ा पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। उसमें शिवाजी महाराज ने अपने अंतर्गत आने वाले 35 किलों में से 23 किले वो मुगलों को समर्पित कर दिए थे। उन किलों पर वापस आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। 1670 ईस्वी में कांडना, पुरंदर, माहुली और नांदेड़ पर कब्जा कर लिया। इसी समय युवराज मुअज्जम और दिलेर खां के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। दिलेर खां ने युवराज पर शिवाजी से मिले होने का आरोप लगाया। आंतरिक कलह की वजह से मुगल सेना कमजोर हो गई। औरंगजेब ने युवराज मुअज्जम के विश्वस्त साथी जसवंत सिंह को वापस बुला के उसे बुरहानपुर भेज दिया। जसवंत सिंह ये जोधपुर के महाराजा थे। तो जय सिंह के पश्चात औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दक्षिण में भेजा था। इस स्थिति का फायदा उठाकर शिवाजी ने दूसरी बार 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा। प्रथम बार हम कल बताया कि 1664 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा। इसके बाद मराठों को बरार बगलाना में सफलता मिली। 1670 से 71 ईस्वी में बगलाना में अहिमंत, मारकंड, रावल, जावल, कारिंज, ओसा, नंदुरबार, सलीहिर, मुलहिर, चौरागढ़, हुलगढ़ इत्यादि किले वो मराठों के कब्जे में आ चुके थे। मराठों की सफलता से मुगल सतर्क हो उठे। महावत खां को दक्कन का सर्वेसर्वा बनाकर भेजा गया नवंबर 1670 ईस्वी, परंतु उसे भी कोई खास सफलता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप उसे और युवराज मुअज्जम को 1672 ईस्वी में वहाँ से हटा लिया गया और इस बार दक्षिण की बागडोर है वो बहादुर खां को सौंपी गई। इसी बीच शिवाजी महाराज और मराठों ने सफलता के अभियान जारी रखे। उन्होंने कोयल 1672 ईस्वी में अधिकार जमा लिया, किंतु खानदेश और बरार 1672 ईस्वी में मुगलों ने उन्हें सफल नहीं होने दिया था। खानदेश और बरार है उनको शिवाजी महाराज विजय नहीं कर पाए। 1673 ईस्वी में बहादुर खान ने शिवनेर पर कब्जा जमा लिया।
परंतु मुगलों की ये सफलताएं शिवाजी का रास्ता न रोक पाई। आदिल शाह की मृत्यु, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उनकी मृत्यु 24 नवंबर 1672 ईस्वी के बाद बीजापुर में फैली अव्यवस्था का पूरा फायदा शिवाजी ने उठाया। उनका बेटा बहुत छोटा था, लगभग 4 वर्ष का था, और स्थायित्व कायम करने के रखना उसके वश में नहीं था। शिवाजी ने बीजापुर से पन्हाला 1673 ईस्वी, पारली 1673 ईस्वी, सतारा 27 जुलाई 1673 ईस्वी इत्यादि किलों पर अधिकार कर लिया। बीजापुर दरबार में कई गुट थे। बहलोल खां के नेतृत्व वाले गुट ने बीजापुर के पतन की सारी जिम्मेदारी ख्वास खां के गुट पर डाल दी। 1676 ईस्वी में बहलोल खां ने सफलतापूर्वक मराठों को कनारा से पीछे धकेल दिया। इस समय उत्तर पश्चिम में होने वाली गड़बड़ियों के कारण दक्कन से फौज वापस बुलानी पड़ी। उस समय उत्तर पश्चिम है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे यूसुफ जईयों का, पठानों का विद्रोह चल रहा था। तो दक्षिण से बुला के, दक्कन से बुला के सेना है वो उत्तर पश्चिम में भेज दी गई। बहादुर खां के पास अब एक कमज़ोर सेना रह गई। शिवाजी ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। उसने 6 जून 1676 ईस्वी को अपने को राजा घोषित कर दिया। अर्थात शिवाजी ने 6 जून 1676 ईस्वी को स्वयं को दक्षिण का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद 1676 ईस्वी में बहादुर खां के खेमे को लूट लिया। 1675 ईस्वी के प्रारंभ में मुगल मराठा शांति वार्ता असफल रही। बहादुर खां ने शिवाजी के खिलाफ बीजापुर की संधि करनी चाहिए 1675 ईस्वी में, परंतु इस समय ख्वास खां ने बहलोल खां को उखाड़ फेंका। इस प्रकार बहादुर खां की योजना फलीभूत नहीं हो सकी। इसी बीच औरंगजेब ने बहादुर खां पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। दूसरी तरफ मराठों का सितारा दिन प्रतिदिन बुलंद होता जा रहा। बहादुर खां हैं वो दक्षिण में मुगल प्रतिनिधि थे, लेकिन वो शिवाजी महाराज के खिलाफ या मराठों के खिलाफ कोई विशेष सफलता अर्जित नहीं कर पाए। इस वजह से औरंगजेब ने नाराज होकर उनके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। दिलेर खां गोलकुंडा और शिवाजी के खिलाफ मुगल बीजापुर गठबंधन करना चाहता था, परंतु गोलकुंडा के वजीर मदना और अकना की कूटनीति 1677 ईस्वी के कारण उसे सफलता नहीं मिली। इसके बदले मदना ने शिवाजी से संधि कर ली और मुगलों से सुरक्षा के बदले शिवाजी को 1 लाख खून देने को राजी हो गई। गोलकुंडा के 2 दरबारी थे, मदना और अकना, दोनों हिंदू थे, और उन्होंने शिवाजी से मुगलों से सुरक्षा के बदले, अर्थात शिवाजी महाराज है वो गोलकुंडा की मुगलों से रक्षा करेंगे। उसने कोल्हापुर जिले के सहित कृष्णा नदी के पूर्वी क्षेत्र में शिवाजी के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। शिवाजी के कर्नाटक अभियान को भी गोलकुंडा का भी समर्थन प्राप्त हुआ। 1677-78 ईस्वी में शिवाजी ने कर्नाटक अभियान प्रारंभ किया था। बाद में गोलकुंडा के शासक को जिंजी और अन्य क्षेत्र देने के अपने वादे से शिवाजी मुकर गए, अतः दोनों के बीच में मतभेद पैदा हुए। गोलकुंडा के शासक ने शिवाजी को वार्षिक भुगतान देना बंद कर दिया। शिवाजी ने घूस का सहारा लेकर बीजापुर के किले पर कब्जा करना चाहा। शिवाजी के इस व्यवहार ने बीजापुर के शासक को और भी नाराज कर दिया। शिवाजी है वो बीजापुर के ऊपर भी कब्जा करना चाहते थे। इस समय मराठा दरबार में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर भी कुछ मतभेद पैदा हो रहे थे। शिवाजी ने अपने छोटे बेटे राजाराम को देश और कोंकण प्रदान किया था, जबकि बड़े बेटे संभाजी को नए क्षेत्र कर्नाटक का भार सौंपा। शिवाजी ने राजाराम की नाबालिग उम्र को देखते हुए ऐसा कदम उठाया क्योंकि नए हासिल किए गए क्षेत्र कर्नाटक को संभालना उनके वश में नहीं थी, परंतु संभाजी को देश जैसे लाभ इलाके छोड़ने के लिए राजी नहीं था। देश यानी जो परंपरागत उनका इलाका था। दिलेर खां 1678 ईस्वी ने इस स्थिति का फायदा उठाकर संभाजी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वचन दिया कि वह देश और कोंकण हासिल करने में उसकी मदद करेगा। संभाजी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मुगलों ने उसे 7000 जात का मनसब दिया था। शिवाजी के पुत्र संभाजी ने जो मुगलों के प्रलोभन में आ गए थे, तो उन्होंने शिवाजी के खिलाफ विद्रोह करने की ठान ली। इसी समय 1678 ईस्वी में गोलकुंडा, बीजापुर और मुगलों के गठबंधन का विचार सामने आया ताकि मराठों की शक्ति को नष्ट किया जा सके, परंतु सिद्दी मसूद बीजापुर दरबार में दक्षिणी दल का नेता
और शिवाजी की संधि ने इस योजना पे पानी फेर दिया। सिद्दी मसूद ने शिवाजी के साथ संधि कर ली थी। दिलेर खां बीजापुर पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ा, परंतु ठीक इस समय मराठों के हस्तक्षेप से उसकी योजना सफल नहीं हो पाई। अतः जय सिंह की वापसी 1666 ईस्वी से लेकर औरंगजेब द्वारा आक्रमण किए जाने 1680 ईस्वी तक इस तृतीय चरण में पूरी तरह व्यवस्था और गड़बड़ी का माहौल बना रहा। मुगल किसी एक नीति पर नहीं टिक पाए। इसके बदले में वे दिशाहीन और लक्ष्यहीन ढंग से काम करते रहे और न ही वे दक्षिण के राज्यों में शिवाजी का दमन कर सके। अर्थात इन सालों में 1667 से 1680 ईस्वी के मध्य 13 सालों में शिवाजी महाराज ने अधिकतर दक्षिण, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, कोंकण, मराठवाड़ा इत्यादि क्षेत्रों पे अपना कब्जा जमा लिया था। चौथा चरण 1680 से 1707 ईस्वी। 1680 ईस्वी से चौथा चरण इसलिए आरंभ होता है क्योंकि 1680 ईस्वी में औरंगजेब दक्षिण पे आक्रमण करता है और 1680 ईस्वी में मार्च के महीने में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। अब मुगलों ने पूर्णतः आधिपत्य की आक्रमण की नीति अपनाई। आगे आने वाला समय मराठों के लिए सुगम नहीं था। शिवाजी के राज्य के बंटवारे को लेकर उसके बेटों में मतभेद पैदा हो गए। परिणाम स्वरूप मराठा सरदारों को अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिल गया। पश्चिमी प्रांत के सचिव और वायसराय अन्नाजी दातो तथा पेशवा मोरोपंत के बीच की आपसी ईर्ष्या से स्थिति और भी बिगड़ गई। मराठा सरदारों ने संभाजी के स्थान पर राजाराम को राजा घोषित कर दिया। संभाजी है वो शिवाजी के बड़े पुत्र थे और राजाराम है वो शिवाजी के छोटे पुत्र थे। अधिकतर मराठा सरदार है वो राजाराम के पक्ष में थे। संभाजी ने तेजी के साथ कार्रवाई की और राजाराम और अन्नाजी दत्तों को कैद कर लिया। अन्नाजी दत्तों ने विद्रोही मुगल युवराज अकबर की सहायता से एक बार फिर सफलता प्राप्त करने की कोशिश की। जैसे ही संभाजी को इस तथ्य का पता चला तो उसने दमनात्मक नीति का सहारा लिया। शिवाजी के शासन के प्रति वफादार व्यक्तियों को इस दमन का सामना करना पड़ा। इस दमन से घबराकर बहुत से शिर्के परिवार के सदस्यों ने मुगलों की शरण ली। इससे मराठा राज्य में पूर्णतः व्यवस्था और अराजकता फैल गई। इस स्थिति को संभालने के ठीक करने के बजाय संभाजी शराब और वैभव की गहरी खाई में गिरता चला गया। जल्द ही शिवाजी की सेना का अनुशासन समाप्त हो गया। पहले सेना के साथ स्त्रियों को ले जाना वर्जित था, लेकिन अब यह नियम टूट गया। मराठा लोग हैं वो शिवाजी महाराज के समय सेना के साथ स्त्रियों को नहीं ले जाया करते थे, लेकिन बाद के वर्षों में आगे भी हम पढ़ेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के समय, तो मराठे लोग हैं वो अपने परिवारों को भी साथ में ले जाने लगे। दूसरी तरफ दक्कन में अपने परिवार से पहले 4 वर्षों में औरंगजेब ने दक्षिण राज्यों की सहायता से मराठों को दबाने का काम किया, जिन्होंने विद्रोही युवराज अकबर को शरण दे रखी थी। औरंगजेब का एक बेटा था अकबर, जिसने विद्रोह कर दिया था और पहले उसने दुर्गादास और मेवाड़ के महाराजा राज सिंह के साथ मिलकर विद्रोह करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ तो वो दक्षिण भारत में चला गया। लगातार दबाव बनाए रखने के बावजूद 1680 से 84 के बीच में मुगलों को ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हो सकी। 1684 ईस्वी में औरंगजेब ने महसूस किया कि उससे पहले गोलकुंडा और बीजापुर से निपटना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ऐसी ही योजना जय सिंह ने 1665 ईस्वी में मराठाओं के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन उसमें देर हो चुकी थी। 1665 ईस्वी में जो पुरंदर की संधि हुई थी, उस समय भी जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह नहीं था, केवल जय सिंह था। जय सिंह 2 हुए, एक जय सिंह और एक सवाई जय सिंह। तो ये जय सिंह प्रथम थे। जय सिंह प्रथम ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की और मराठों के साथ मिलके वो गोलकुंडा और बीजापुर पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए।
इस समय तक मराठे न केवल मजबूत हो गए बल्कि उन्होंने कर्नाटक में प्रतिरक्षा के दूसरी पंक्ति भी निर्मित करने में सफलता प्राप्त कर ली। अब भी वे एक छोटे मोटे सरदार नहीं थे बल्कि एक राजा थे जो दक्षिण के शासकों के समकक्ष थे। जब औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा का मामला हल करने के पक्ष में था, हल करने में व्यस्त था, तब मराठा औरंगाबाद से लेकर बुरहानपुर तक के मुगल इलाके को रौंद रहे थे। अर्थात गोलकुंडा और बीजापुर के मामले में औरंगजेब की सेना व्यस्त थी, तो उस समय मराठे लोग हैं वो औरंगाबाद से लेकर बुरहानपुर तक के मुगल इलाके पे कब्जा जमा चुके थे। इस समय बीजापुर और गोलकुंडा पर मुगल विजय से मुगल सेना की शक्ति और स्रोत में अपार वृद्धि हुई। युवराज अकबर भी ईरान भाग गया। संभाजी के व्यवहार से बहुत से मराठा सरदार नाराज हो गए और मुगलों से जा मिले। इन्हीं परिस्थितियों में मुगलों ने संभाजी को कैद कर लिया 1689 ईस्वी में और फरवरी में कैद करके मार्च 1689 ईस्वी में उनको मृत्युदंड दे दिया। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा राजनीति में कई नए आयाम उभरे। बीजापुर और गोलकुंडा को हराने के बाद मुगलों को कई स्थानीय तत्वों जैसे नायकों, वेलमों, देशमुखों आदि के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये नायक, वेलम और देशमुख वहाँ के परंपरागत जमींदार थे। मुगल प्रशासन व्यवस्था लागू किए जाने से दक्षिण में कृषि के तनाव पैदा हुए। स्थानीय भूमिपति कुलीन वर्ग के स्थान पर नया वर्ग सामने आया, मुगल जागीरदार और राजस्व के ठेकेदार। जागीरदार राजस्व वसूल न कर पाने की स्थिति में अपनी जागीर की एक मोटी आमदनी के रूप में भुगतान लेके ठेकेदारों को राजस्व वसूल करने की छूट देने लगे। अर्थात जागीरदार है, मुगलों ने नए जागीरदार बनाए लेकिन वो राजस्व वसूल करने में असफल सिद्ध हुए। तो जागीरदारों ने एक रकम लेके अपनी जागीर का राजस्व वसूल करने के लिए लठेतों को ठेके पे दे दिया। किसानों को दोनों तरफ से दमन का सामना करना पड़ा। इस बीच ज़्यादातर मनसबदार दक्षिण से वर्तित किए गए। केवल 1000 जात के ऊपर के मराठा मनसबदारों की संख्या 13 शाहजहां से बढ़ के शाहजहां के काल में मराठा मनसबदारों की संख्या 1000 से ऊपर की संख्या 13 थी, जिसने औरंगजेब ने बढ़ा के 96 कर दी। जबकि औरंगजेब के समय में दक्षिण मनसबदारों की संख्या 575 तक पहुंच चुकी थी। इसे जागीरों पर दबाव पड़ा, जागीर व्यवस्था संकटग्रस्त हो गई। दक्षिणी और खानजादा कॉलोनी के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया। इसके अलावा लगातार होते युद्ध से भी मुगल खजाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मराठा तेजी से उभर रहे थे, जिसके फल 1693 ईस्वी में मुगलों को कई बार हार का सामना करना पड़ा। मराठों में उनके राजा राजाराम जो पहले प्रतापगढ़ चले गए थे, 1689 के इर्द गिर्द उनके नेतृत्व में वापस सेना इकट्ठे होने लगी और मुगलों के दबाव में आकर राजाराम ने पन्नाला में शरण लेनी पड़ी, जहां वह मुगलों से अपनी रक्षा कर सका। लेकिन मुगलों ने जल्द ही रायगढ़ और पन्नाला पे कब्जा कर लिया। तो राजाराम है वहां से भाग के जिंजी चले गए, जो अरब सागर के तट पे स्थित है। 1700 ईस्वी में सतारा और सिंहगढ़ के सतारा और सिंहगढ़ के किले हैं, वो भी मुगलों के कब्जे में चले गए। इन सब के बावजूद मुगल न तो राजाराम को पकड़ सके और न मराठों की शक्ति को कुचल सके। मराठों ने लगातार अपना संघर्ष जारी रखा और अपने खोए हुए इलाके वापस ले लिए। मुगलों को न केवल जीते हुए इलाकों से हाथ धोना पड़ा बल्कि उन्हें कई तरह के कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप मुगलों का नैतिक बल टूट गया, उनमें बिखराव आ गया, शिथिलता आ गई। अब जाकर औरंगजेब को इस प्रकार के लंबे अभियान से असार्थकता महसूस हुई और अहमदाबाद की ओर लौट पड़ना चाहता था, किंतु इससे पहले कि वह मैत्रीपूर्ण नीति अपनाता 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। संक्षेप में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेखक सतीश चंद्र ने लिखा है कि औरंगजेब की असफलता का मुख्य कारण यह था कि वह मराठा आंदोलन के स्वरूप को ठीक से पहचान नहीं पाया। वह शिवाजी को मात्र एक भूमिया समझना उसकी गलती थी। भूमिया से तात्पर्य है कि वो शिवाजी को एक मात्र छोटा मोटा जागीरदार समझता था। मराठों के पास एक लोकप्रिय जनाधार था, उन्हें भूमिपतियों वतनदारों का समर्थन प्राप्त था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था लादे जाने के से
स्थानीय तत्वों के बीच अव्यवस्था पैदा हो गई और किसानों का शोषण हुआ। मुगल मनसबदारों के लिए दक्षिण जागीरदारों से कर वसूल करना भी बहुत कठिन हो गया। संभाजी को मृत्युदंड दिया जाना भी एक भारी भूल थी। औरंगजेब मराठों के बीच में आतंक फैलाना चाहता था, जिसमें वह सफल नहीं हो पाया। वह तो न तो मराठों को दबा सका, न ही साहू को अपने पास रखकर कोई शर्त मनवा सका। 1689 ईस्वी में ही संभाजी और उनके बेटे साहू को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें साहू महाराज को हम पढ़ चुके हैं कि मार्च 1689 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया, जबकि उनके पुत्र साहू जी को आगरा के किले में कैद करके रख लिया, जो बहुत बाद में जाके औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने उनको रिहा किया था। हमारा मुगल मराठा संबंध है वो इतना ही है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह शासक बनते हैं। बहादुर शाह और छत्रपति साहू जी महाराज के मध्य आपस में समझौता होता है और इस प्रकार मुगल मराठा संबंध है वो क्लिष्टता से मित्रता की ओर बढ़ता है। धन्यवाद बच्चों।